घर में बिल्कुल शांति छाई हुई थी। बाबूजी सोफे पर चुप बैठे थे। अभी अभी मेहमान आकर गए थे, इसलिए कर्णा जी लिविंग रूम से नाश्ते की ट्रे वापस किचन में लेकर जा रही थी। वो भी चुप थी, जैसे किसी उधेड़ बुन में हो। नन्ही रिनी कमरे के दरवाजे से लगी चुपचाप सबको देख रही थी। उसकी माँ कविता कमरे में बिस्तर पर औंधे मुंह पड़ी बस रोई जा रही थी। थोड़ी देर बाद करुणा जी कमरे में गई। देख कविता, रोने से क्या होगा? थोड़ा तो सोचो, तुम्हारे भविष्य का सवाल है। माँ की ये बात सुनकर भी कविता ने रोना जारी रखा। तब करुणा जी ने उसके सिर पर हाथ फेर कर कहा, बेटा, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं है, हमारी भी मजबूरी समझो। हम इतने सक्षम नहीं है कि तुम्हारा और रिनी दोनों का खर्च उठा सके, वो भी आजीवन। तुम भी इस काबिल नहीं हो कि अपना और रिनी दोनों के लायक कुछ कमा सको। खर्च की बात अगर छोड़ दी जाए तो भी अकेले इतनी लंबी उम्र काटना भी तो आसान नहीं है। माँ की बातें सुन कविता उठकर बैठ गई। अपने आंसू पोंछते हुए बोली, मम्मी, लेकिन मेरी रिनी, उसका क्या? कहते ही वो फूट फूट कर रोने लगी। चुप हो जाओ कविल, तुम्हें रोता देखकर मुझे भी तकलीफ होती है। जैसे तुझे अपनी बेटी के भविष्य की चिंता है, मुझे मेरी बेटी के भविष्य की चिंता है, कर्णा जी ने कहा। लेकिन मम्मी जी, जो लोग मुझे इस शर्त पर अपना रहे हो कि मैं अपनी बेटी को यहीं छोड़कर उन्हें अपनाऊं, तो ऐसे परिवार से अपना रिश्ता मैं कैसे जोड़ सकती हूँ? रिनी कौन सा सड़क पर होगी, अपनी नानी के पास रहेगी, मैं रखूंगी उसका ख्याल। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? करुणा जी ने कहा। बाहर खड़ी 4 वर्षीय रिनी अपनी नानी और माँ की बातें करते हुए देख रही थी, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि उसके भविष्य का बहुत बड़ा फैसला उस पर थोपा जाने वाला है। वो अबोध बच्ची टकटकी लगाए बस अपनी माँ को देख रही थी। माहौल गमगीन है, ये तो वो भी समझ रही थी। वैसे भी जब से उसके पिता अमोल इस दुनिया को छोड़कर गए हैं, उसने माँ को रोते हुए ही देखा है। कविता के पति अमोल के कैंसर से असमय दुनिया छोड़कर चले जाने से वो और इन्हीं दोनों बेसहारा हो गए थे। ससुराल में सास ससुर नहीं थे, सो जेठ जेठानी ने भी अपने हाथ खड़े कर दिए। कविता भी ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, इसलिए अपना खर्च उठाने योग्य नहीं थी। माता पिता से बेटी का दुख देखा नहीं गया, इसलिए अपने घर ले आए। एक भाई है, वो भी प्राइवेट कंपनी में मामूली तनख्वाह पर काम करता है। हाँ, घर उनका अपना था, इसलिए सब चल जाता था। लेकिन करुणा जी को चिंता थी कि आगे जब परिस्थितियां बदलेंगे और बेटे का अपना परिवार हो जाएगा, तो कहीं कविता को ही मुश्किलों का सामना ना करना पड़े। फिर अभी 24 वर्ष की ही तो थी कविता, उसके आगे पूरी जिंदगी पड़ी है। वो क्यों ऐसा बेरंग जीवन जिए? यही सब सोचकर उन्होंने कविता की दूसरी शादी करने का निर्णय किया। बड़ी मुश्किल से कविता को इसके लिए मनाया था। आज लड़के वाले रिश्ते की बात करने के लिए आए थे। लड़के समर की भी पहली शादी टूट चुकी थी। वो एक तलाकशुदा ही था, लेकिन उसकी कोई संतान नहीं थी। उसके पास धन संपत्ति की कोई कमी नहीं, पढ़ा लिखा और अच्छी जॉब करता था। लड़के वालों को कविता पसंद भी आ गई थी, लेकिन रिनी को स्वीकारने के लिए समर तैयार नहीं हुआ। उसने शर्त रख दी कि वो कविता को तो अपना लेगा, लेकिन रिनी को नहीं। घर वालों की जिद के आगे कविता एक बार फिर झुक गई और समर से शादी के लिए तैयार हो गई। पहली बार जब वो विदा हुई थी, तब उसे मायका छूटने का दुख तो था, लेकिन नए संसार को बसाने के सपने भी उसकी आंखों में थे। तब बस एक अनजाना सा भय था, लेकिन इस बार सिर्फ पीड़ा ही थी। एक असहनीय दर्द ही था उसकी आंखों में। बेटी को छोड़ना माता पिता को छोड़ने से बिल्कुल अलग अनुभव था। विदाई के बाद कविता अपने नए घर में थी। सिंदूर, काजल, बिंदिया, गहने, जो कुछ भी उससे छूटा था, उसे सब वापस मिल गया था। बस छूट गई थी तो रिनी। नन्ही रिनी भी तो माँ के जाने से उदास हो गई। पता नहीं कैसा लगता होगा उसे। यही सब कविता के मन में उथल पुथल सी थी। तभी समर कमरे में आ पहुंचता है। कविता ने जल्दी जल्दी अपने आंसू पोंछे। अभी तक रो रही हो? समर ने उसे देखकर पूछा। बस ऐसे ही, कविता ने नकली मुस्कान दिखाते हुए कहा। घर वालों की याद आ रही है? समर के पूछने पर कविता चुप रही। वो बेटी की याद आ रही है। ये सुनकर कविता की आंखों में आंसू भर आए। फोन कर लो, समर हिचकते हुए कहा। इस वक्त?
क्या पता वो सो गई हो, कविता ने कहा। तो क्या हुआ, मम्मी से ही हालचाल पूछ लो, बच्ची अभी छोटी है, पहली बार अलग हुई है तो। कहते हुए समर चुप हो गया। ठीक है, कहकर कप्तान ने मोबाइल उठाया और कॉल लगाने से पहले सोचने लगे कि जब बच्चे की इतनी ही परवाह है और इतनी समझ है तो फिर ऐसी शर्त क्यों रखी। क्या पुरुष का अहम इतना बड़ा है। कविता अपनी माँ को फोन लगाती है। उन्हें कविता के इस समय फोन करने पर हैरत होती है। क्या हुआ कभी, इस समय क्यों कॉल किया है तुमने, दामाद जी को बुरा लग सकता है। माँ, उन्होंने कहा है कि रीनी का हाल पूछ लो, मुझे उसकी बहुत याद आ रही है, कविता रुआंसी होकर बोली। रीनी सो चुकी है अब तो, माँ ने कहा। लेकिन माँ, वो मुझे याद करके रोती होगी, कविता ने पूछा। तब माँ ने समझाते हुए कहा, देख बेटा, इतना परेशान मत हो, उसे शुरू में थोड़ी तकलीफ होगी, लेकिन धीरे धीरे वो हमारे साथ रहने की आदी हो जाएगी। आज ही तो गई हो तुम, इतना सोचोगी तो समर जी से निभा नहीं पाओगी। कप्तान ने भारी मन से हाँ कहकर फोन काट दिया। अगले दिन सुबह जल्दी ही नहा धोकर वो रसोई में पहुंच गई। सास जानकी देवी वहीं थी। उसने उनके पांव छुए और कहा, मम्मी जी, मैं कुछ मदद करूं। कप्तान के पूछने पर वो मुस्कुराई और बोली, अभी नहीं बेटा, अभी तुम चाय पियो और फिर जाकर अच्छे से तैयार होकर आ जाओ। लेकिन तुम्हें और समर को कुल देवी के मंदिर जाना है, इसलिए कह रही हूँ। रसोई का काम मैं कर लूंगी, अभी अभी आई हो, इन चक्करों में मत पड़ो। अब तुम्हारा ही घर है, तुम्हारी ही रसोई है, आगे से तुम्हें ही सब संभालना है, इतना जल्दी क्या है। ऐसा कहकर जानकी जी ने कप्ता को लौटा दिया। कप्ता चाय लेकर अपने कमरे में आई, तब तक समर जाग चुका था। उसे चाय देते हुए कप्ता ने कहा, मम्मी जी ने कहा है हमें आज कुल देवी के मंदिर जाना है। ठीक है, कहकर समर ने चाय ले ली। कुछ देर बाद तैयार होकर दोनों मंदिर के लिए कार से निकल गए। पूरे रास्ते दोनों चुप थे। कप्ता मन ही मन खुद को मथे जा रही थी। बेटी की चिंता से ज्यादा उसको अकेला छोड़कर खुद का जीवन संवारने का अपराध बोध था उसके मन में। समर ने खुद बात छेड़ने की कोशिश करते हुए कहा, कप्ता देखो तो बाहर का मौसम कितना सुहाना है, हल्की हल्की बारिश भी हो रही है। कहकर कप्तान ने अपने चेहरे पर बनावटी मुस्कान लाने का प्रयास किया, लेकिन उस फीकी मुस्कान में समर को निराश कर दिया। उसने दोबारा कुछ कहने की कोशिश नहीं की। जहां जरूरत पड़ी बस वहीं दोनों बोले, उससे ज्यादा कुछ नहीं। दोनों मंदिर से घर लौट आए। समर अपने दोस्तों से मिलने का बहाना करके घर से बाहर चला गया। अब वो घर में कम ही रुका करता था और ज्यादा समय दोस्तों में बिताने लगा था। घर में सन्नाटा ही पसरा रहता था। 3-4 दिन तक ऐसा ही चला तो समर की माँ ने उससे बात करनी चाहिए। वो आंगन में पड़े तखत पर लेटा मोबाइल चला रहा था और कविता उस समय अपने कमरे में थी। जानकी जी बेटे के पास तखत पर बैठ गई। सोमू, क्या बात है, तुम दोनों बहुत चुप चुप से रहते हो। कुछ नहीं मम्मी, बस ऐसे ही, समर ने उन्हें टालना चाहा। कुछ कैसे नहीं, नई नई आई है वो, उसे कहीं घुमाने टहलाने का कोई प्रबंध नहीं किया तुमने। ना ही कुछ बोलते बतियाते वो दोनों आपस में। माँ ने बेटे के मन की बात जाननी चाहिए। क्या बोले उससे जो कि बोलना ही नहीं चाहती हमसे। कैसे ले जाएं कहीं उसे जो दिलचस्पी नहीं लेना है हमें। समर निराश से भरकर बोला, ऐसा क्यों कर रही है वो, हमसे और तुम्हारे पापा से बहुत इज्जत मान से पेश आती है। जानकी जी ने आश्चर्य जताया। सम्मान से तो हमसे भी बात करती है, लेकिन पता नहीं शायद हर वक्त अपनी बेटी के ख्यालों में खोई रहती है, इसलिए मुंह बना रहता है उसका। समर ने कहा, तो बुलवा ले बच्ची को ही। कोई माँ अपनी छोटी सी बच्ची के बिना क्या खुश रह पाएगी। माँ ने कहा, प्लीज मम्मी, वो मुझसे नहीं होगा। हमने पहले ये शर्त रखी थी और कुछ नहीं मांगा था उसके घर वालों से, फिर ना करती शादी। अगर इतना ही मोह था बेटी का तो ये तो फिर अपनी बात से फिर ना हुआ। समर नाराज होता हुआ बोला, बेटा, रिश्तों में शर्त का कोई स्थान नहीं होता है, रिश्ते तो भावनाओं से निभते हैं। माँ ने समझाना चाहा। हाँ, तो मेरी भी भावनाएं हैं, सिर्फ उसी की नहीं है। किसी और की संतान को मैं नहीं अपना सकूंगा। मेरे दोस्त यार सब हंसी उड़ाएंगे। जब पहले की बात हो चुकी है तब ये इमोशनल ब्लैकमेलिंग क्यों। समर एक सांस में सब कुछ बोल गया। दोस्त हंसी उड़ाएंगे, उनकी हंसी उड़ाने के बारे में सोचकर तुम अपनी गृहस्थी खराब कर लोगे क्या। अरे वो सुंदर है, सुघड़ है,
तुम्हारा जीवन संवार देगी। सिर्फ उसके पहले से एक बच्ची है इसलिए उसके सारे गुण समाप्त तो नहीं हो गए। किसी छोटे बच्चे को आश्रय देने से तुम हंसी के पात्र नहीं बन जाओगे। माँ ने भरसक समझाने का प्रयास किया, लेकिन समर नहीं माना और झुंझला उठा। अरे मम्मी, आप मुझे कभी नहीं समझेंगी। मैं कल ही शहर चला जाऊंगा, अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर लूंगा। ये क्या बात हुई? अभी तो 15 दिन की छुट्टी लेकर आए थे तुम, और अब? माँ की बात पूरी भी नहीं हुई और समर तखत से उठकर घर से बाहर चला गया। समर को समझाने की पूरी कोशिश करने के बाद भी जब वो नहीं माना, तो जानकी जी को लगा कि उन्हें कविता से ही बात करनी चाहिए और उसे समझाने की कोशिश करनी चाहिए। वो कविता के कमरे में गई। उस समय कविता खिड़की के पास खड़ी आसमान की तरफ देखकर कुछ सोच रही थी। जानकी जी ने उसका ध्यान खींचने के लिए उसे आवाज दी, कविता, कविता। उनकी आवाज से कविता का ध्यान टूटा। जी जी मम्मी जी। तब जानकी जी ने कहा, तुमसे कुछ बात करनी है मुझे, बोलिए। मैं देख रही हूँ कि तुम जब से यहाँ आई हो कुछ उदास सी रहती हो। नहीं नहीं मम्मी, ऐसा कुछ नहीं है। मुझसे कुछ छुपा नहीं है, सब देख रही हूँ मैं कि तुम और समर आपस में बातें भी नहीं करते हो। नए शादीशुदा जोड़े वाली कोई बात ही नहीं है। क्या मुझसे कुछ गलती हुई? कविता ने पूछा। इस पर जानकी जी बोली, गलती तुम्हारी नहीं, बल्कि ये परिस्थितियां ही ऐसी हैं कि तुम क्या, कोई भी उलझ जाएगा। लेकिन बेटा, मैं तुम्हें ये समझाने आई हूँ कि अगर तुमने अपने जीवन में आगे बढ़ने का फैसला किया है तो फिर आप हिम्मत करो और आगे बढ़ो। बार बार पीछे मुड़कर अपना दिल दुखाने का कोई फायदा नहीं है। इसका असर तुम्हारे नए रिश्ते पर पड़ रहा है। कविता को अपनी तरफ सवाल भरी नजरों से देखते हुए देखकर जानकी जी ने उसे फिर से समझाते हुए कहा, मुझे पता है कि तुम्हें रिनी की बहुत याद आ रही है। तुम उसी की वजह से इस घर से, समर से नहीं जुड़ पा रही हो। लेकिन तुम्हें हिम्मत करना ही होगा अपना नया रिश्ता संवारने के लिए। रिनी अपनी नानी के घर सुरक्षित है। बहुत से बच्चे नानी के घर पर रहते हैं। फिर तुम जब चाहो तब उससे मिलने जा सकती हो। कोई बहुत दूर तो है नहीं तुम्हारा गांव। वैसे भी समर 15 दिन बाद अपनी नौकरी के लिए चला जाएगा। ज्यादातर वो यहाँ नहीं रहता है। तुम उसके ना रहने पे जब चाहो अपने घर जा सकती हो। हम नहीं रोकेंगे टोकेंगे। लेकिन जब तक समर के साथ हो अपना रिश्ता मजबूत करने की कोशिश करो। वो यहाँ से तुम्हारे साथ बिताई मधुर यादें लेकर जाए, ना कि कड़वाहट। जानकी जी की बातें सुनकर कविता ने कहा, जी मम्मी, मैं अब उन्हें शिकायत का मौका नहीं दूंगी। शिकायत की बात नहीं कविता, तुम उसे दिल से स्वीकारो। वो भी तुम्हें समझने का पूरा प्रयास करेगा, मुझे विश्वास है। जानकी जी की बातें सुनकर कविता के चेहरे पर पहली बार सच्ची मुस्कान आई। उसने हाँ में सिर हिलाकर उनकी बात को समझने का भाव जताया। जानकी जी जब आश्वस्त हो गई तो वहां से उठकर चली गई। कविता की सास ने उसकी मना स्थिति को काफी हद तक बदल दिया था। रिनी से भी बातचीत करने पर उसे कोई रोक टोक नहीं थी। वो जब चाहती फोन पर बात कर लेती थी। औरत का स्वभाव ऐसा ही होता है, वो समझौते करने में निपुण होती है। उसके इसी गुण को कुछ लोग कमजोरी भी समझते हैं और फायदा भी उठाते हैं। लेकिन ये बात ये भी सच है कि अधिकांशतः औरत झुककर जीतने में विश्वास करती है और पुरुष अकड़ कर जीतने में गौरव महसूस करता है। गृहस्थी तो दोनों को साथ में समझौता करके चलानी होगी, पर इस बार पहल कविता करेगी। वो अब सोच रही थी कि समर को कैसे मनाया जाए। पहले तो उसने खुद को ठीक किया, चेहरे से ज्यादा अपने मूड को। उसके बाद वो जा पहुंची जानकी जी के पास, जो कि बैठक में अकेली बैठी थी। मम्मी, लूडो खेलेंगी? कविता के इस अप्रत्याशित प्रस्ताव पर पहले तो वो चौंकी, लेकिन फिर उसके हाव भाव देखकर वो उसकी भावना समझ गई और मुस्कुराकर बोली, क्यों नहीं खेलूंगी, जरूर खेलूंगी। दोनों मजे से लूडो खेलने लगी। तभी पापा जी को आता देखकर वो उठ खड़ी होने लगी, तो उन्होंने हाथ के इशारे से बैठे रहने को कहा। वो भी उसे खुश देखकर खुश थे। वहीं थोड़ी दूर पर रखी आराम कुर्सी पर जाकर बैठ गए और किताब पढ़ने लगे। सास बहू ने अपना खेल जारी रखा। जानकी जी गेम में जीत रही थी। कुछ मिनट बाद समर घर वापस आया। मेन गेट बंद करने लगा तो उसे अंदर से हंसने खिलखिलाने की आवाज आई। वो मन ही मन बुदबुदाया, कौन आया होगा इस समय?
सोचते हुए वो अंदर पहुंचा तो दोनों सास बहू को लूडो खेलता देख उसे ताज्जुब हुआ और मन ही मन खुश भी हुआ। लेकिन जैसे ही कविता ने उसकी ओर देखा तो वो फिर से मुंह बनाकर अपने कमरे की ओर जाने लगा। सीढ़ियां चढ़ने लगा। जानकी जी ने कविता को इशारे से उसके पीछे जाने को कहा, लेकिन वो सकुचाने लगी तो उन्होंने आंखें बड़ी करके उसे धीरे से कहा, जाना। उनकी जिद पर कविता जैसे ही उठने लगी तभी समर कुछ सोचकर वापस लौटा तो कविता भी फिर से बैठ गई और पासे की डिब्बी को हिलाने लगी। उसने पासा फेंका और आया एक। जानकी जी खुश होते बोली, चलो चाल चलो। कविता ने मुंह बनाते हुए अपनी गोट जानकी जी की गोट के आगे रख दी। जानकी जी की एक गोट स्टार पर तो दूसरी उससे पहले स्थान पर थी। अब चाल जानकी जी ने चली और उनकी संख्या आई 2। वो समर की ओर कनखियों से देखते हुए कविता से बोली, ये लो तुम्हारी गोट गई। कविता ने झूठा दुख दिखाते हुए कहा, ओ मम्मी, मैं तो आपसे जीत ही नहीं पाऊंगी लगता है। समर को उनके खेल में दिलचस्पी आने लगी। ये कविता के पास आते हुए बोला, तुम कैसी खेल रही हो, मुझे दो, मैं तुम्हारी ओर से खेलूंगा। जानकी जी ये देखकर खुश हो गई और झूठा गुस्सा दिखाकर बोली, नहीं नहीं, ये नहीं चलेगा। क्यों मम्मी, डर रही हो, मुझसे हार जाओगी? समर हंसते हुए बोला, हाँ, अब बीबी की साइड ले, माँ को हरा बस। जानकी जी के ऐसा कहने पर वो उन्हें दुलारने लगा। ओ नहीं मेरी प्यारी माँ, ये तो बस गेम है। तब वो भी हंसते हुए बोली, अच्छा अच्छा ठीक है, खेल खेलो, देखो कैसे हराती हूँ। दोनों मिल गए हो तो क्या हुआ, जीतूंगी तो मैं ही, देखते हैं, कहकर समर चाल चलने लगा। घर में हंसी मजाक का माहौल देख कविता को सुकून का अनुभव हुआ। उसकी वजह से बोझिल हुए वातावरण में अब बदलाव आ रहा था। अगले दिन कविता अपने घरेलू कार्यों में व्यस्त थी। सुबह का काम निपटाने के बाद वो छत पर फैले कपड़े, जो कि अब सूख चुके थे, उसको रस्सी पर से उतार कर तह करने लगी। तभी वहां समर आ पहुंचा। उसे धूप में छत पर देख कविता ने मुस्कुराकर पूछा, आप इतनी धूप में यहाँ? क्या हुआ, कुछ चाहिए था क्या? हाँ, चाहिए तो। समर ने भी शरारत भरी नजरों से उसे देखते हुए उसका हाथ पकड़ लिया। कविता ने शर्मा कर नजरें झुका ली तो समर ने धीरे से कहा, तुम्हारी रजामंदी चाहिए मुझे। कविता ने भी हाथ छुड़ाने का प्रयास करते हुए कहा, किस बात की? शिमला चलने की। इतना कहकर उसने कविता का हाथ छोड़ दिया और बोला, ज्यादा सोचो मत, ये मौके बार बार नहीं आते हैं कभी, चलो घूम कर आते, एक दूसरे को जानने का इससे बेहतर मौका नहीं मिलेगा, बोलो चलोगी? कविता ने भी शर्माते हुए धीरे से सिर हिलाकर कहा, हाँ चलूंगी। ये हुई ना बात, समर ने खुशी से चहकते हुए कहा, फिर मोबाइल दिखाकर बोला, तो ये देखो, मैंने कल की ट्रेन की टिकट बुक कर ली है, तुम जल्दी से पैकिंग कर लो। इस पर कविता ने उसे घूरते हुए कहा, आपने तो टिकट पहले ही बुक की हुई है, आपको कैसे पता था कि मैं हाँ ही कहूँगी? समर ने आंख मारकर कहा, पता तो नहीं था, लेकिन तुम ना भी कहती तो भी मैं ले जाता। ये सुनकर कविता ने पहले तो गुस्से का भाव दिखाया, फिर हंस पड़ी। तुम ऐसे ही हंसा करो, अच्छी लगती हो, समर ने कहा। उतनी ही देर में उसके फोन पर किसी परिचित की कॉल आ जाती है और वो उससे बातें करने में व्यस्त हो जाता है। कविता कपड़े लेकर नीचे जाने लगती है और मन ही मन खुद से कहती है, जैसा मैं समर के लिए सोचती थी वो इतने भी रूड नहीं है। कुछ क्षण बाद ही उसे रिनी का ख्याल आता है। वो सोचने लगी कि रिनी को अकेला छोड़ वो घूमने जा रही है और वहां नन्ही रिनी अपनी माँ को तलाशती होगी। उसके मन में दोबारा अपराध बोध पनपने लगा। अपने विचलित मन को शांत करने के लिए उसने अपनी माँ को फोन लगाया। कर्णा जी ने फोन कॉल उठाई। हेलो कभी, कैसी हो? मम्मी नमस्ते, खुश रहो, कैसी हो? मैं ठीक हूँ, आवाज से तो नहीं लग रही हो। वो मम्मी क्या है ना कि, हाँ बोलो, मैं कल इनके साथ शिमला जा रही हूँ। ये तो बड़ी अच्छी बात है, और तुम इतना दुखी होकर बता रही हो? दुखी नहीं हूँ, बस रिनी की चिंता सता रही है। क्यों? वो तो मेरे पास है, फिर क्यों चिंता सता रही है? वो मुझे याद करके परेशान तो होगी ना। कविता की ये बात सुनकर कर्णा जी समझ गई कि उसके मन में अपराध बोध है। कभी बेटा, तुम अपने मन को परेशान मत करो, थोड़ा व्यवहारिकता से सोचो। तुमने जो नए संबंध बनाए हैं उन्हें पहले संभालो। तुम्हारी बेटी तो तुम्हारी ही रहेगी, सिर्फ वो रहती ही मेरे पास है।
वैसे भी आजकल तो मोबाइल का ज़माना है, कोई किसी से दूर ही कहाँ रह पाता है। जब जी चाहा कॉल कर लिया, लो मैं अभी तुम्हारी बात उससे करवाती हूँ। करुणा जी ने रिनी को बुलाकर फ़ोन दिया। ले रिनी, मम्मा से बात कर। हेलो मम्मा। उसकी आवाज़ सुनते ही कप्ता का मन और विचलित हो गया। आंखों से आंसू बह निकले। फिर वो खुद को संभाल कर बोली, हाँ बेटा, कैसी है मेरी लाडो? मम्मा, आप कब आओगी? उसके सवाल का जवाब जब वो ना दे सकी तो पपक कर रो पड़ी। उधर से रिनी की मासूमियत भरी आवाज आई, पता है मम्मा, मामा मुझे रोज घुमाने ले जाते हैं, चॉकलेट और बहुत सारे खिलौने भी दिलाए हैं उन्होंने। रिनी को खुश जान उसका मन थोड़ा हल्का होता है और वो उससे कहती है, वाह मेरी लाडो, तेरे तो मजे आ गए। हाँ कभी, अब तू भी निश्चित हो जा। वो खुश है, खेलती रहती है। यहाँ आस पड़ोस के बच्चे भी दिन भर उसके साथ खेलते कूदते रहते हैं। देख, तेरी पूरी बात भी नहीं सुनी उसने और भाग गई फिर से खेलने। माँ की बात सुनकर कविता मुस्कुरा दी और बोली, ठीक है मम्मी, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। फिर ठीक है बेटा, ख्याल रखना अपना, कहकर करुणा जी ने कॉल कट कर दी। अगले दिन समर और कविता शिमला के लिए निकल गए। वहाँ की हरियाली, खूबसूरत पहाड़ और उन पर बने सुंदर सुंदर घर देख दोनों बहुत खुश थे। होटल में समर ने रूम बुक किया हुआ था। रूम पर पहुँचने तक अंधेरा हो चुका था। कभी इस समय कहीं जाना अब बेकार होगा, कल सुबह जल्दी निकलेंगे। अभी तुम फ्रेश होकर चेंज कर लो, फिर किसी रेस्तरां में चलकर खाना खा कर आते हैं, समर ने कहा। जी ठीक है, कप्तान ने कहा और अपने कपड़े लेकर बाथरूम में चली गई। दोनों ने बाहर एक रेस्तरां में गए। वहाँ और भी टूरिस्ट आए हुए थे, उनकी ही तरह, और नवविवाहित जोड़े भी थे। मध्यम संगीत बज रहा था। कप्तान वहाँ का माहौल देखकर आनंदित हो रही थी। दोनों ने बातें करते करते खाना खाया। अगले दिन सुबह जल्दी ही तैयार होकर दोनों घूमने निकले। प्रकृति की सुंदरता जल्दी ही सुबह ही दिखाई देती है ना? कप्तान ने वादियों की ओर देखते हुए कहा। तुम पहले कभी कहीं घूमने गई हो? समर ने सवाल किया, लेकिन कप्तान ने जैसे ही जवाब देना चाहा, वो पहले ही बोल पड़ा, ओह, गई तो होगी ना, रिनी के पापा के साथ। ये सुनकर कप्तान का चेहरा फक पड़ गया। वो असहज हो गई। समर को भी तुरंत एहसास हुआ कि उसे ये नहीं कहना चाहिए था। उसने तुरंत ही कहा, आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें हर्ट किया। कोई बात नहीं, लेकिन मैं पहले कभी हनीमून पर नहीं गई। ओह, रिनी के पापा अपने भैया के साथ व्यापार करते थे। बड़े भैया ने कभी उन्हें छुट्टी ही नहीं दी कि वो मुझे या रिनी को कहीं ले जा सके। इसलिए हनीमून तो क्या, मैं कभी उनके साथ कहीं भी बाहर नहीं गई, कविता ने बताया। ओह, लेकिन मैं काम्या के साथ गया हूँ नैनीताल। मैं और वो तो अक्सर जाया करते थे कहीं ना कहीं। लेकिन समर आधी बात कहकर ही चुप हो गया। लेकिन क्या? लेकिन फिर भी उसे इन सब बातों से फर्क नहीं पड़ता था। उसने मेरा तो छोड़ो, मम्मी पापा का भी कभी सम्मान नहीं किया। अक्सर घर में कुछ ना कुछ बखेड़ा खड़ा कर देती थी। तो क्या इसलिए आपने उसे छोड़ दिया? नहीं, वो खुद गई थी। क्यों? कविता के पूछने पे समर थोड़ा गंभीर हो गया। तब कविता ने बात बदलते हुए कहा, मैं उस टी स्टाल से चाय ले आऊं? अरे मैं लाता हूँ, तुम यहीं रुको। समर चाय लाकर उसे दे देता है और खुद भी एक कप चाय ले लेता है। फिर वो अपनी अधूरी बात पूरी करते हुए कहता है, काम्या का किसी और लड़के से शादी से पहले ही संबंध था। वो एक रात किसी को बताए बिना भाग गई, पूरे गांव में हमारी बदनामी कर गई। हालांकि वो फिर आई भी थी, लेकिन हम उसे कैसे स्वीकार कर सकते थे? कहते वो भावुक हो गया। तब कप्तान ने कहा, जाने दीजिए बीती बातों को, मुझे आपके अतीत से कुछ सरोकार नहीं रखना है। मैंने ये सब सुना भी तो सिर्फ इसलिए ताकि आपका मन हल्का हो सके। हाँ, तुमसे सिर्फ इतना कहूँगा कि मम्मी पापा का हमेशा मान रखना। उन्हें मेरे कारण पहले ही बहुत अपमान सहना पड़ा है, समर ने कहा। तो कप्तान ने जवाब दिया, ये कहने की कोई बात नहीं है। वो अब मेरे माता पिता भी हैं। सच कहूँ तो उन्होंने मुझे जो मान और प्यार दिया है, वो मैंने पहले कभी नहीं पाया। कप्तान के आश्वस्त करने के बाद समर मुस्कुराता है और कहता है, मैंने माहौल को भारी कर दिया ना, अब ऐसा नहीं होगा। चलो, मैं तुम्हें माल रोड पर लेकर चलता हूँ। समर और कप्तान दोनों माल रोड की तरफ चले गए।
उधर उसके मायके में करुणा जी परेशान थी क्योंकि रिनी आज संभाले नहीं संभाल रही थी। सुबह से ही अपनी माँ के पास जाने की रट लगाई थी। रिनी बेटा देख, मामा कितनी चीजें लाए हैं तेरे लिए, तू कहेगी तो और ले आएंगे। चुप हो जा मेरी बच्ची। नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे मम्मा के पास जाना है, रिनी सुबकते हुए बोली। बेटा मम्मा आ जाएंगी, थोड़े दिनों में ही तो। नानी को प्यार नहीं करती क्या? करती हूँ, लेकिन मैं फिर आ जाऊंगी नानी, अभी जाने दो मम्मा के पास। उस समय रिनी कुछ समझने को तैयार नहीं थी। उसे बहलाने के अब सारे तरीके खत्म हो चुके थे। कविता अगर शिमला न गई होती तो करुणा जी उसे बुलवा भी लेती, किंतु अब कुछ समझ में नहीं आ रहा था उन्हें। कविता को पग फेरे के लिए बुला लो, बच्ची ने कब से माँ को देखा भी तो नहीं है, उसे भी तो आदत पड़ने में समय लगेगा, अभी थोड़ा जल्दी जल्दी आ जाया करे। बाबूजी ने कहा, देखती हूँ समदन जी से बात करके। करुणा जी सारी बात जानकी देवी को बताती हैं। वो आश्वासन देती हैं कि समर से पूछकर वो कविता को जल्दी ही भेजने की कोशिश करेंगी। कुछ दिन में शिमला में साथ गुजारने के बाद समर और कविता घर लौट आए। दोनों बहुत प्रसन्न थे। दोनों ने घर में आते ही जानकी जी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। फिर कुछ देर तक एक दूसरे का हाल चाल सुनने सुनाने के बाद जानकी जी ने कहा, कविता तुम्हें पग फेरे के लिए मायके जाना होगा, ऐसा करो कल ही चली जाओ। मायके जाने की बात से कविता का चेहरा खिल उठा, लेकिन समर ने माँ को टोका, इतनी जल्दी क्या है, अभी तो शिमला घूम कर आई है, अब तुरंत मायके जाना है? अब कुछ दिन घर पर ही रहे, मैं भी 2 दिन बाद जाने वाला हूँ, आप लोग अकेले नहीं हो जाएंगे? पग फेरे की रस्म पहले ही होनी थी, तुम्हें शिमला जाने का मन था इसलिए मैंने रोका नहीं, लेकिन अब ज़्यादा टाल नहीं सकते। क्यों? क्यों नहीं टाल सकती? समर के ज़्यादा सवाल जवाब करने से जानकी जी को कुछ सूझा नहीं तो वो नाराज होकर बोली, समर तुम रीति रिवाजों की बातों में ना पड़ो, तुम्हें तो वैसे भी यहाँ रहना नहीं है। रही बात हमारी, तो हम आज तक रह रहे थे ना, और फिर वो कब तक मायके नहीं जाएगी? कभी ना कभी तो जाएगी ही ना, हमें तो तब भी रहना ही पड़ेगा। एकदम अकेली तो मैं हूँ नहीं, सब नाते रिश्तेदार पास पड़ोस में हैं ही हैं। ओके ओके, आप तो गुस्सा हो गई मेरी प्यारी माँ, मैंने तो यूं ही कह दिया कि इतनी जल्दबाजी क्या है। ठीक है, जैसा आपको ठीक लगे वो करिए। समर को नरम पड़ता देख जानकी जी मुस्कुराई और बोली, हाँ तो सुनो, कल ही तुम उसे लेकर जाओगे और छोड़ कर आओगे। इस पर समर ने मुंह बनाया, मैं क्या करूँगा वहाँ? मेरे मम्मी पापा सबसे आप अगर मिलेंगे तो वो सब भी खुश हो जाएंगे, और क्या। समर की बात सुनकर कविता ने कहा, हाँ वो तो है ही है, लेकिन दोनों का साथ जाना है, रिवाज भी है। जानकी जी ने कहा। गहरी सांस लेकर बेमन से समर ने कहा, ओके, लेकिन अभी तो मैं अपने कमरे में जा रहा हूँ रेस्ट करने। इतना कहकर वो अपने कमरे में चला गया। अगले दिन दोनों तैयार होकर घर के लिए निकल पड़े। इधर कविता का दिल बेचैन था अपनी बेटी से मिलने के लिए, तो उधर रिनी भी इधर उधर दौड़ लगा रही थी माँ के स्वागत के लिए। सुबह जल्दी ही उठकर नहा धोकर वो तैयार हो गई थी। बार बार दरवाजे के पास जाकर खड़ी हो जाती, लेकिन फिर जब कोई नहीं आता दिखता तो मायूस होकर नानी से रसोई में जाकर पूछती, मम्मा कब आएंगी? आ जाएंगी बिटिया, थोड़ा धीरज तो रखो, आने में तो समय लगता है ना, नानी जवाब देती, जो वो अनेक बार पहले भी देख चुकी थी। लेकिन बाल मन को धैर्य कहाँ, वो फिर दरवाजे की ओर से बाहर झांकने लगती। तभी एक कार के आने की आवाज आई। रिनी का मन फिर हर्षित हो उठा, लेकिन अगले ही पल दोबारा मायूस हो गया जब उसने देखा कि कार घर के आगे रुकने के बजाय आगे निकल गई है। अब वो उदास होकर अपने कमरे में चली गई। उसकी आंखों में आंसू भर आए। तभी पीछे से आवाज आई, रिनी मेरी लाडो। आवाज सुनकर रिनी एक झटके से पलटी। दरवाजे पे उसकी माँ खड़ी थी। वो खुशी से चिल्लाई, मम्मा, और दौड़कर अपनी माँ से लिपट गई। कप्तान ने उसे कलेजे से लगा लिया, उसके चेहरे को बार बार चूमने लगी। दोनों के दिल में खुशी थी, फिर भी दोनों रो रही थी। मम्मा, आप मुझे छोड़कर क्यों चली गईं? क्या आप मुझसे गुस्सा हो? रिनी ने सुबकते हुए कहा। नहीं मेरी गुड़िया, मैं अपनी बेटी से कैसे नाराज हो सकती हूँ? मुझे छोड़कर मत जाना मम्मा, आप यहीं रहना। बेटी की बात सुनकर वो और भावुक हो गई, लेकिन उसको बहलाने के लिए कह दिया,
मैं तेरे ही पास रहूंगी बेटा। बाहर खड़ी करुणा जी भी दोनों को देखकर भावुक हो रही थी। फिर अपने आंसू पोंछकर अंदर आई और बोली, बेटा कवि, बाहर कमरे में आ जाओ। दामाद जी क्या सोचेंगे, उनको बाहर छोड़ तुम तुरंत अंदर आ गई हो। कविता रिनी को लेकर बाहर कमरे में आ गई। रिनी, नमस्ते करो। कविता ने कहा तो रिनी ने हाथ जोड़कर कहा, नमस्ते अंकल। तभी उसकी नानी बोल पड़ी, बेटा ये अंकल नहीं है, पापा हैं तुम्हारे। उनकी बात सुनकर समर के चेहरे के भाव बदल गए, जो कि अब तक मुस्कुरा रहा था। कोई बात नहीं, अंकल ही ठीक है। समर के ऐसा कहने से कविता और करुणा जी दोनों का चेहरा उतर गया। कविता मन ही मन सोच रही थी कि वो एक ना एक दिन समर को मना लेगी रिनी को अपनाने के लिए, लेकिन समर के ऐसा कहने पर उसका मनोबल टूटने लगा। कविता, चाय लो बेटा, और दामाद जी को भी नाश्ता दो। माँ की आवाज़ से कविता का ध्यान टूटा। हाँ हाँ मम्मी। लीजिए, समर की ओर नाश्ता बढ़ाते हुए, चाय अच्छी बनी है। समर चाय का सिप लेते हुए करुणा जी की ओर देखकर कहा, अच्छा और ले आऊं? करुणा जी ने आग्रह करते हुए कहा, नहीं बस, ज़्यादा नहीं पीता मैं, अच्छी सी चाय बस एक ही बहुत होती है। समर ने विनम्रतापूर्वक कहा तो करुणा जी मुस्कुरा दी। तभी थोड़ी देर में ही कविता के बाबूजी और भाई दोनों आ गए। समर उनसे बातचीत में व्यस्त हो गया। रिनी सबको बातों में व्यस्त देख जब बोर होने लगी, अपने नाना मामा और समर के बीच आकर खड़ी हो गई। नानू, अंकल को गांव नहीं दिखाओगे हमारा? उसकी बात सुन नाना हंसते बोले, हाँ मेरी नानी, क्यों नहीं दिखाएंगे, तो चलो ना, मेरा मिट्ठू भी दिखाना। रिनी ने जिद की, लेकिन समर का चेहरा देखकर नाना जी को लगा कि शायद वो जाने को इच्छुक नहीं है, तो उन्होंने टालना चाहा। अभी चलते हैं, अभी तो आए हैं, धूप भी तो है, शाम को चलेंगे। तभी रिनी ने समर का हाथ पकड़ लिया। नहीं अंकल, आप चलो मेरे साथ, मेरा मिट्ठू देखने। रिनी के नन्हे कोमल हाथों के स्पर्श से समर को अलग ही अनुभूति हुई। सच तो ये है कि उसने ज़्यादा समय कभी भी बच्चों के साथ बिताया ही नहीं था। उन्हें देखकर वो जल्दी भावुक नहीं होता था, लेकिन रिनी के इस मासूम आग्रह को वो टाल नहीं सका। चलो दिखाओ मुझे। उसका हाथ पकड़कर वो घर से बाहर चला गया। ये देख उसके नाना के इशारे से मामा को उनके पीछे जाने के लिए कहा। रिनी समर का हाथ पकड़कर अपने घर के आसपास के सारे हिस्से में ले गई। अपने तोते मिट्ठू, अपनी गायों, सबसे मिलाने लगी। उसकी बाल सुलभ बातों में उसे भी आनंद आ रहा था। इधर कविता अपनी माँ से अपने मन की बातें कह रही थी। मुझे इनका स्वभाव समझ में नहीं आता है। ऐसे तो ये हैं, मुझसे बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं। रिनी के लिए अगर मैं कुछ करना चाहूँ तो उसमें भी आपत्ति नहीं जताते हैं। शिमला में उसके लिए मैंने कुछ भी खरीदा, इन्होंने एक बार भी नहीं रोका या मुंह बनाया। लेकिन जब उसे अपने घर में जगह देने की बात आती है या खुद का कोई रिश्ता जोड़ने की बात आती है तो एकदम से बदल जाते हैं। ये भी नहीं सोचते कि छोटी सी बच्ची माँ के बिना कैसे रहेगी। उसकी बात सुनकर करुणा जी ने उसे समझाते हुए कहा, देख कविता, वो अपनी जगह सही है। शादी के पहले उसने अपना रूप स्पष्ट कर दिया था। तुम्हें उससे ऐसी उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। तुम्हारा जीवन तो पूरी तरह से बेरंग हो चुका था। समर ने उसे जितना रंग सकता था रंग दिया है। जरूरी नहीं कि सब कुछ वही करे। रिनी हमारी जिम्मेदारी है, उसके जीवन को रंगने का काम हमें करने दो। लेकिन माँ, ये रिनी के साथ गलत कर रहे हैं हम। कविता ने कहा, गलत? गलत हम नहीं, गलत नसीब ने किया है उसके और हमारे साथ। हम तो बस बिगड़ी तकदीर को किसी तरीके से बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये परिस्थिति हमने पसंद नहीं की है, मजबूरी में चुनी है। सब कुछ हमारी सहूलियत के अनुसार तो नहीं हो पाएगा ना। करुणा जी की बातों ने कविता को निरुत्तर कर दिया। अपने कमेंट के द्वारा मुझे जरूर बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लग रही है। घर में खुशखबरी आई है। समर बहुत खुश है क्योंकि उसे नया ओहदा मिलने वाला है। क्या वो नया ओहदा उसमें परिपक्वता लाएगा? उसके विचारों में परिवर्तन आएगा? समर देगा कविता को रिनी को घर बुलाने की स्वीकृति? अब सब सुखद होगा या कोई डालेगा रंग में भंग? जानने के लिए सुनिए अगले भाग में। क्या आप अगला भाग सुनना चाहते हैं तो कमेंट में यस जरूर लिखिएगा। थैंक यू।